नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रिंस जीपीएम क्लासेस प्रयागराज में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रति हम गंभीर हैं और मेरी आपसे आशा है आप भी गंभीर रहिए। और इसी को देखते हुए हम जो है प्रैक्टिस सीरीज ला रहे हैं। नहीं, प्रैक्टिस सीरीज बाद में लाएंगे। अभी क्या है, हम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ला रहे हैं। तो इसके पहले कई वीडियो में आपने हम देखा होगा कि हम सामान्य अध्ययन के 50-50 प्रमुख क्वेश्चंस को कराए हैं। अब हम लोग हिंदी पे जोर देंगे, ठीक है। यानी खंड बी जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा वो हिंदी से पूछा जाएगा। हिंदी में भी कितने क्वेश्चंस होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें वर्तनी शुद्धि, आलोम विलोम, इसके बाद जो है समानार्थी शब्द, एक वाक्य अशुद्धि, संधि विच्छेद, यानी पैसेज, ये सबको लेकर 50 प्रश्न आने वाले हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए आइए हम लोग जो है हिंदी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, 51वां प्रश्न क्या कहता है कि किस क्रमांक में कृतज्ञ और कृतघ्न शब्द युग्म का सही अर्थ, यानी कृतज्ञ और कृतघ्न युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? उपकार मानने वाला। देखिए, एक होता है ना कि कहते हैं ना कि मैं आप मेरे प्रति बहुत कृतज्ञ हैं, या मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, यानी मैं आपका उपकार मानता। तो उपकार और कृतज्ञ मीन्स क्या होता है? जो उपकार न माने। तो यानी कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानने वाला, और कृतज्ञ का मतलब होता है जो उपकार न मांगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वां क्वेश्चन क्या कहता है? 42वां क्वेश्चन कहता है, ये देखिए, अब देखिए 42 क्वेश्चन क्या कहता है कि मुरलीधर, देखिए ये कविता की वाक्य है, या मुरलीधर की अधरना धरी अधरान धरूंगी। ये किस पद्यांश में? पद्य का क्या है? इस पद्यांश में ये पद्य का एक अंश है। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, ये इस कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें क्या है? यमक। यमक अलंकार क्या? देखिए अधरान, देखिए एक ही वर्ड अधरान अधरान 2 बार आया है, ठीक। ये 2 अलग अलग अर्थ रखते हैं। तो यमक में यही होता है। जैसे आप यमक में क्या होता है, एक शब्द जो है अनेक अर्थों के साथ कई बार प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सा है? यमक अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, 53वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सखिन सो देत उराहनो नित्य सो चित्त संकोच सने लहिए। इसमें क्या पूछा है? ये जैसे ये पूछा है, क्या है ये? बरैव है, छप्पा है, चौपाई है, या सवैया है? तो ये क्या है? ये सवैया है, ठीक है। क्या है? सवैया। 54वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन है? देखो, कुछ इंपॉर्टेंस अभी हम लोग आने वाले कुछ वीडियो में आपको बहुत सारे जो रचनाकार हैं उनकी रचनाओं को लेकर आएंगे। जो गद्यकार हैं उनकी कौन कौन से गद्य हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये देखिए, इसमें क्या पूछ लिया है? सरस्वती कंठाभरण की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? ये भोजराज ने की थी। किसने की थी? भोजराज। भोपाल के जो है ये राजा थे भोजराज, उन्होंने सरस्वती कंठाभरण की रचना की थी। अनुपस्थिति शब्द, 55वां क्वेश्चन क्या पूछता है कि अनुपस्थिति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस उपसर्ग, यानी उपसर्ग और प्रत्यय, ये आप जरूर सुने होंगे, इस पर भी हम वीडियो लाएंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि अनुपस्थिति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें किस पे हुआ? अनु शब्द का। अनुपस्थिति, उपसर्ग क्या होता है? आगे वाला शब्द होता है, और प्रत्यय क्या होता है? पीछे वाला। तो अनुपस्थिति में अनु शब्द क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। अगला देखिए, 56वां क्वेश्चन क्या कहता है? उष्म वर्ण क्या है? उष्म वर्ण क्या है? उष्म वर्ण क्या है? श ख स ह। श ख, ऑप्शन बी, यानी श ख स ह, इसको क्या कहा जाता है? उष्म वर्ण कहा जाता है। 57वां क्वेश्चन देखिए, अक्ल के पीछे लठ फिर लिए फिरना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, ये क्या है? मुहावरा है। इसका मतलब क्या है कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ठीक। देखो, आपको मुहावरे से ही लग रहा है कि अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना यानी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। 58वां क्वेश्चन क्या है? 58वां क्वेश्चन क्या है? ये कहता है कि ये देखिए, ये कह रहा है कि सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। अगला देखते हैं, ठीक। 59 क्वेश्चन क्या है कि अनारदाना है। अनारदाना कौन सा समास है, यानी कौन सा पुरुष है? तो अनारदाना क्या है? संबंध तत्पुरुष है। अनारदाना क्या है? संबंध तत्पुरुष। 60वां प्रश्न क्या है कि कौवा चला हंस की चाल, इस कहावत का अर्थ क्या है? कौवा चला हंस की चाल, तो इसका अर्थ क्या है? किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन। देखो, कौवा हमारी संस्कृति में क्या बुरा माना जाता है, और हंस क्या माना जाता है? तो अच्छा होता है। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें बहुत आराम से कह रहा है कि कौवा चला हंस की चाल, यानी कौवा चला किसकी? हंस। यानी बुरे लोग जब अच्छों की तरह व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल।
61वां प्रश्न कहता है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? कौन सी संज्ञा? भाववाचक, यानी जिसमें भाव आता हो। अब देखिए, स्त्री में कोई भाव है क्या? नहीं। आंसू में कोई भाव है? जी नहीं। पर्वत क्या है? नहीं, तो संज्ञा है। तो घृणा, घृणा क्या है? घृणा एक भाव है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए, हिंदी में ऐसे प्रश्न आएंगे जिन्हें अगर आप अपने कॉमन सेंस से भी थोड़ा समझेंगे ना, तो आप अगर ग्रामर नहीं भी पढ़े हैं तो आप बीएड के इस हिंदी पेपर को बहुत ही आराम से कर जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा हेडेक लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए 62वां प्रश्न क्या है? 62वां प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ऑप्शन बी, वहां अनेकों लोग थे। ऑप्शन सी, सामान चोरी हो गया। ऑप्शन डी, आंसुओं से रुमाल भीग गया। तो अगर आप देखेंगे बी में, देखो वहां अनेकों लोग थे, अनेकों नहीं होता भाई, अनेक होता है। अनेक स्वयं में खुद ही जो है बहुवचन है। अनेक का मतलब क्या? बहुवचन। उसमें अनेकों लगाने का कोई यानी यहाँ अगर इसका करेक्ट हो देखे तो क्या होगा? वहां अनेक लोग थे, ये होगा, न कि वहां अनेकों लोग। यानी ऑप्शन जो बी है ये जो है आपका अशुद्ध है। 63वां प्रश्न देखें तो किस शब्द में यण संधि है? कौन सी संधि? यण संधि नहीं है, यानी बाकी तीन में यण संधि। अन्वय क्या है? देखिए अन्वय में भी यण संधि है, स्वागत में भी है, अभ्यर्थी में, लेकिन मत्यक में जो है ये यण संधि नहीं है। अब अगला देखते हैं, 64वां देखते हैं, अधोपतन की संधि विच्छेद क्या है? 64वां आपको ये दिखाई नहीं, आप देखो दिखाई देगा। 64वां प्रश्न क्या कहता है? 64वां प्रश्न कहता है कि अधोपतन की संधि विच्छेद क्या है? अधोपतन की संधि विच्छेद क्या है? तो अध धन पतन है। अध धन पतन, ये क्या है? अधोपतन की संधि विच्छेद है। अब देखिए 65वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? कौन सा समास नहीं है? बहुब्रीहि समास नहीं है। तो वो किस में नहीं है? पंचवटी में नहीं है। ठीक, देखिए पंचानन, चतुरानन, त्रिनेत्र, ये क्या है? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास का मतलब होता है जिसमें विशेषता हो। पंचानन क्या है? जिसके 5 आनन हो। चतुरानन क्या है? जिसके 4 आनन हो। त्रिनेत्र क्या है? जिसके त्रिनेत्र हो। ये क्या है? ये विशेषता बता रहा है ना। कोई पंचानन है, कोई चतुरानन, कोई त्रिनेत्र, लेकिन कोई पंचवटी थोड़ी है। पंचवटी क्या है? पंचवटी तो 5 वटी का समूह है। इसे क्या कहते हैं? इसे द्विगु समास कहते हैं। क्या है? द्विगु समास। तो बहुब्रीहि समास नहीं है, यानी पंचवटी नहीं है। ये कौन सा समास है? द्विगु समास है। अब अगला हम लोग देखते हैं, देखिए अब पैसेज देखो, हिंदी में क्या है? पैसेज आएंगे जिसमें 5 प्रश्न होंगे। तो ये 5 प्रश्न 5 रहते हैं, अब कभी कभी 5 से ज़्यादा भी रहते हैं। तो ये पैसेज दिया हुआ है, तो आइए हम लोग पहले आराम से पैसेज पढ़ते हैं, और इस पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चंस बहुत कठिन नहीं होंगे, आप कर जाएंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है? तो आइए हम लोग ध्यानपूर्वक जो है गद्यांश को पढ़ते हैं। सुधार जिस अवस्था में हो उससे अच्छी अवस्था आने की प्रेरणा हर आदमी में मौजूद रहती है। हम में जो कमजोरियां हैं वह मर्ज की तरह हमसे चिपटी हुई हैं। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य एक प्राकृतिक बात है और रोग उसका उल्टा, उसी तरह नैतिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राकृतिक बात है और हम मानसिक तथा नैतिक गिरावट से उसी तरह संतुष्ट नहीं रहते जैसे कोई रोगी अपने रोग से संतुष्ट नहीं रहता। जैसे वह किसी चिकित्सक की तलाश में रहता है, उसी तरह हम भी इस फिक्र में रहते हैं कि किसी तरह अपनी कमजोरियों को दूर फेंककर अधिक अच्छे मनुष्य बने। इसलिए हम साधु फकीरों की खोज में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बड़े बूढ़ों के पास बैठते हैं, विद्वानों के व्याख्यान सुनते हैं और साहित्य का अध्ययन करते हैं। हमारी सारी कमजोरियों की जिम्मेदारी हमारी कुरुचि और प्रेम भाव से वंचित होने पर है। जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है, जहाँ प्रेम की विस्तृति है, वहाँ कमजोरियाँ कहाँ रह सकती हैं। प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है और सारी कमजोरियाँ इसी भोजन के न मिलने अथवा दूषित भोजन के मिलने से पैदा होती हैं। कलाकार हम में सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करता है और प्रेम की उष्णता उसका एक वाक्य है, एक शब्द, एक संकेत इस तरह हमारे अंदर जा बैठता है कि हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है। पर जब तक कलाकार खुद सौंदर्य प्रेम से छक्कर मस्त न हो और उसकी आत्मा स्वयं इस ज्योति से प्रकाशित न हो, वह हमें प्रकाश कैसे दे सकता है।
देखिए ये एक पूरा गद्यांश था, आप जो है इसको पॉज करके वीडियो आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या बताया। देखो लेखक ने इस पूरे पाठ में क्या बताया, हमने पढ़ा तो उसमें उन्होंने कहा कि मतलब जीवन में आपको अगर प्रेम है तो आप बहुत सारे जो है कलाकार, एक कलाकार के अंदर क्या होता है, कलाकार के अंदर प्रेम होता है, तो प्रेम रहना बहुत जरूरी। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या है, जीवन में प्रेम का महत्व। तो इस पूरे गद्यांश में जीवन में प्रेम के महत्व को जो है बल दिया गया है। ये देखिए लेखक ने पाठकों को क्या बताया था, तो इसमें देखा ऑप्शन ए क्या था, प्रत्येक मनुष्य की कमजोरी, प्रत्येक मनुष्य की अच्छाई। ऑप्शन सी था शारीरिक स्वास्थ्य, लेकिन इसका क्या है, जीवन में प्रेम के महत्व पर जो है कवि ने क्या दिया था, बल दिया था। यानी इस पूरे गद्यांश में हमें यही देखने को मिला। अब देखिए 67 क्वेश्चन क्या कहता है। 67वां क्वेश्चन कहता है कि लेखक के अनुसार सत्संग, पूजा पाठ करना, व्याख्यान सुनना और साहित्य का अध्ययन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य सब सीधी सा एक ही है कि आप जो है अपनी कमजोरियों को दूर कर अच्छा मनुष्य बने और अपने जीवन में क्या लाए, अपने जीवन में प्रेम लाए। ठीक। 68वां 68 नंबर क्या है कि गद्यांश के अनुसार हमारी सारी कमजोरियों का कारण क्या है। तो कुरुचि और प्रेम भाव से वंचित होना। अगर आप गद्यांश को ठीक से पढ़ें तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि कुरुचि और प्रेम भाव, यानी अगर हमारे अंदर कोई रुचि नहीं है या हमारे अंदर प्रेम भाव की संकल्पना नहीं है तो हमें क्या होगा, हमें कमजोरी महसूस होगी, हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड महसूस होगा। 69 क्या कहता है कि लेखक के अनुसार आध्यात्मिक भोजन क्या है। आध्यात्मिक भोजन क्या है, तो प्रेम क्या है, इस पूरे गद्यांश में यही कहा गया है ना, प्रेम के बारे में कहा गया है। तो इसमें पूरा कवि यानी लेखक स्पष्ट कहता है कि प्रेम जो है हमारा क्या है, आध्यात्मिक भोजन है। 70वां प्रश्न क्या है, 70वां प्रश्न है कि लेखक के अनुसार हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है। हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है, हमें कलाकार से सौंदर्य और अनुभूति और प्रेम की उष्णता, यानी हमें कलाकार से प्रेम मिलता है ना। अब देखिए कोई भी आप फिल्म देखते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो आपको किस लिए पढ़ा जाता है, ताकि आपको अच्छा लगे, आपको उससे प्रेम हो। तो सीधी सी बात, सौंदर्य और अनुभूति, प्रेम की उष्णता। तो ये गद्यांश से 5 प्रश्न थे और अक्सर ही एक पैसेज आपको अनसीन पैसेज आएंगे और आप जो है बहुत आसान से कर लेंगे, प्रश्न उसके बहुत आसान होते हैं। हम लोग प्रश्न 71 से 75 देखते हैं जिसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे। तो प्रश्न 71 क्या कहता है, आंख का तत्सम शब्द क्या है। किसका शब्द, आंख का। तो आंख का तत्सम शब्द क्या है, अर्क है। ठीक। अगला देखते हैं 72वां क्या, प्रतिक्षण में समास कौन सा है। यानी प्रतिक्षण एक शब्द है, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें क्या है, अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव। चंद्रोदय में कौन सी संधि पूछा है इसमें देखिए। 73वां प्रश्न क्या पूछता है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है। चंद्रोदय माने चंद्र धन उदय, तो इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। कौन सी संधि, गुण, इसमें गुण की बात होती है। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धूमिल में प्रत्यय है। धूमिल शब्द है, कौन सा शब्द है, धूमिल है। इसमें क्या पूछा है, इसमें प्रत्यय पूछा है। तो धूमिल में प्रत्यय कौन सा है, इसमें देखिए, इसमें आप अगर देखेंगे तो इल देखिए। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो है आगे होता है, और जबकि प्रत्यय क्या होता है, किसी सार्थक शब्द के पीछे लगे हुए शब्द को प्रत्यय, अक्षर को प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें इल जो है धूमिल का क्या है, प्रत्यय है। 75वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची, जंगल का। ऑप्शन ए क्या है, विपट है। ऑप्शन बी द्रुम है। ऑप्शन सी शून्य है। और ऑप्शन डी क्या है, कांतार है। तो जंगल का पर्याय क्या होता है, जंगल का पर्याय जो है कांतार शब्द है। कौन सा शब्द है, कांतार शब्द है। 76वां प्रश्न क्या कहता है कि उपसर्ग के प्रयोग से, यानी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी शब्दों का अर्थ अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी शब्दों के अर्थ में वृद्धि होता है। ऑप्शन डी शब्दों के अर्थ में न्यूनतम। यानी प्रश्न ये पूछ रहा है कि उपसर्ग के लगाने से क्या होता है। तो उपसर्ग के लगाने से क्या होता है, शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है। क्या होती है, शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है उपसर्ग लगाने से। अब देखिए अगला देखिए 77वां प्रश्न क्या कहता है कि मनोहर में कौन सी संधि है। क्या पूछा है, मनोहर शब्द क्या है, मनोहर। मनोहर में क्या पूछा है, संधि पूछा है। तो आप ये देख रहे हैं ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। मनोहर में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। 78वां प्रश्न क्या है, 78वां प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। देखिए अगर हम देखें संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी, तो वो कौन सी थी, प्राकृत थी। कौन सी थी, प्राकृत थी। देखिए संस्कृत से देखिए पहले क्या थी, प्राकृत थी। प्राकृत से
फिर क्या हुई, संस्कृत हुई, संस्कृत से क्या हुई, पाली हुई, पाली से क्या हुई, मगधी हुई, मगधी से क्या हुई, फिर जाके हिंदी हुई। हिंदी क्या है, वो मिक्स भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं 69वां प्रश्न, 79 प्रश्न क्या कहता है। 79 प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। भगवान बड़े दयालु हैं और डैश सबकी सुनते हैं, यानी भगवान बड़े दयालु हैं, इसके बाद क्या लिखना है, वो या आप या वह या वे। तो इसका जो उपयुक्त होगा वो क्या होगा, वो वे होगा, यानी भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं। ठीक, अगला देखिए 80वां क्या कहता है कि किस विकल्प में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अति उपसर्ग का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है। तो अब देखिए अतिथि में जो है, अतिथि में ये अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल उपसर्ग का प्रयोग है। तिथि मीन्स क्या होता है, तिथि मीन्स समय, क्या है, इसका उपसर्ग है। 81वां प्रश्न क्या कहता है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी एक देखिए दो चीज होती है, एक सकर्मक होता है, एक अकर्मक, यानी जिसके पीछे कर्म नहीं होता, कर्म की बात नहीं करते, वो क्या है, अकर्मक कह रहा था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखिए क्या है, रजनी ने गीत गाया, और ऑप्शन बी क्या है, मोहन पानी पी रहा है, ऑप्शन सी क्या है, ठूंठ खड़ा है, और ऑप्शन डी क्या है, हम सिनेमा देखते हैं। तो देखिए इन तीनों यानी ए बी डी में आप देख रहे होंगे कि इन तीनों में जो है कर्म है, इसलिए ये तीनों क्या है, सकर्मक है, लेकिन अकर्मक हमें ढूंढना है। तो ठूंठ खड़ा है, इसमें आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, यानी आपका कोई कर्म नहीं दिख रहा है, इसलिए ये आपका आंसर होगा। देखो ऐसा है ना कि इंग्लिश हिंदी में, हिंदी ग्रामर में बीएड में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इतने ऐसे कठिन नहीं होते कि जो आप नहीं कर सकें, अगर आप कॉमन सेंस का प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर का सॉल्व करने का ये मतलब नहीं होता कि आपने क्वेश्चन जाना और क्वेश्चंस का आंसर रख ले, नहीं, आपको ये समझना है कि पेपर में आखिर किस तरीके से, किस मेथड के प्रयोग से या क्या वो विद्यार्थी के अंदर जानना चाहता है। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के ये अपने एक फायदे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, देखिए अगला प्रश्न है 83वां क्या कहता है कि अपने पैर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अपने पैर कुल्हाड़ी मारना, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, अपना नुकसान करना। अगर आप अपना नुकसान कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अगला देखिए 84वां क्या, किस विकल्प में सभी शुद्ध हैं, यानी किस विकल्प में सभी शुद्ध। देखिए एक के और साप्ताहिक, ये क्या है, ये शुद्ध नहीं है, एक गलत लिखा हुआ है। अब देखिए ऑप्शन सी में देखेंगे आशीर्वाद गलत लिखा हुआ, अनुकूल गलत लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी, आजीविका और आशीर्वाद यहाँ स्पष्ट रूप से सही लिखा हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। फिर देखें अधजल गगरी छलकत जाए, 85वां क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन क्या, डी होगा, यानी अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की ढींग हाँकता है। चलिए 27वां क्वेश्चन देखिए, 87वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा, बाल का, तो शिखी जो है वो बाल का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं, किसका, कृष्ण का, तो राजीव जो है वो कमल का पर्यायवाची, कृष्ण का पर्यायवाची नहीं। बाकी केशव, मोहन, माधव ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब जो है कृष्ण के पर्यायवाची हैं। 88वां प्रश्न क्या कहता है कि वक्र शब्द का सही विलोम, क्या कहता है, वक्र शब्द का सही विलोम। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, तिरछा, ऑप्शन बी क्षुद्र, ऑप्शन सी क्या है, ऋजु, ऑप्शन डी क्या है, टेढ़ा। तो वक्र शब्द का सही विलोम अगर देखें तो क्या है, आपको यहाँ देखने को मिले ऋजु, ऋजु जो है वक्र शब्द का सही विलोम है। देखिए अगला देखते हैं, अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम क्या है, अनावृष्टि है। क्या है, अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब क्या होता है, जहाँ वर्षा नहीं होती। फिर 90 देखिए, कालिया में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय बताना है, हमें क्या बताना है, प्रत्यय। तो कालिया में कौन सा प्रत्यय है, ईया प्रत्यय है, ठीक, यानी इसका आंसर क्या होगा, ईया होगा। अब देखिए इसमें आपको सेंटेंस अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसमें आप सेंटेंस एरर बताना है, यानी वाक्य शुद्ध करना है। तो 91वां क्या कहता है कि रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा। तो इसमें आप सी देखेंगे, ये अटपटा सा सेंटेंस लग रहा है, इसका बीड़ा कौन चबाएगा, तो ये जहाँ तक गलत है। अब देखते हैं हम लोग 92वां क्वेश्चन, जो मजदूर ईमानदार होता है, जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है, क्यों, क्योंकि काम को वह भगवान समझता है। तो ये सेंटेंस जो है सी ऑप्शन इसका जो है वो गलत होगा।
अगला देखते हैं। देखिए 94वां प्रश्न क्या कहता है कि नीचे दिए गए वाक्यों की रिक्त स्थितियों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा अपने सही उत्तर को इंगित कीजिए। तो 94वां प्रश्न क्या कहता है कि क्रोध डैश होता है। क्रोध क्या होता है? क्रोध अंधा होता है। ठीक, ये आपने मुहावरा या कहावत कहीं ना कहीं सुना होगा। तो क्रोध क्या होता है? क्रोध अंधा होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए 95वां, सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, डैश से मिलता है। सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता तो कहाँ से मिलता है? अंदर से मिलता है। 96वां प्रश्न क्या कहता है कि किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन ए क्या है? ड, ढ, य, व, ग, घ और द, ध। यानी किस क्रमांक में हमें क्या निकालना है? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कहाँ मिलता है? य और व में। य और व क्या है? अंतस्थ व्यंजन। 97वां प्रश्न क्या है? किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए क्या है? हम खुद ही इधर आ गए। दूसरा क्या है? तुम कॉलेज कब आओगे। यानी अनिश्चयवाचक यानी आपको उसमें निश्चितता नहीं पता हो, यानी आप चीज़ों के प्रति अनिश्चित हो। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। तो ये जो है 4 ऑप्शंस है। तो इसका जो ऑप्शंस क्या होगा सही? इसका ऑप्शन होगा सी, यानी हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 98 वाला प्रश्न क्या कहता है? 98 का प्रश्न कहता है कि झगड़े मेरे और उसके मध्य में था। ठीक, 98वां प्रश्न क्या कहता है कि झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था में कौन सा कारक है? क्या पूछा है इसमें? कारक पूछा है। तो इसमें कारक कौन सा होगा? इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या है? करण कारण। दूसरा क्या है? कर्म कारक। तीसरा क्या है? संबंध कारक। और चौथा क्या है? अधिकरण कारक। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अधिकरण कारण। ठीक, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था में कौन सा कारण है? अधिकरण कारण। 99वां प्रश्न क्या कहता है? 99वां प्रश्न कहता है किस समास में तत्पुरुष समास है? किस समास में तत्पुरुष समास है? तो ऑप्शन ए ग्रंथ रत्न में। ग्रंथ रत्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 100वां प्रश्न क्या कहता है? हिंदी का अंतिम प्रश्न, किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वजनिक विशेषण है? तो ऑप्शन यानी कि इस वाक्य में आपको संबंधवाचक सार्वजनिक विशेषण का पता लगाना है। तो ऑप्शन ए क्या है? जिस काम को करना ना हो उस पर चिंतन मूर्खता है, इसे नहीं। ऑप्शन बी कहता है कि इसे नहीं, उस पुस्तक को निकालो। ऑप्शन सी कहता है कोई आदमी मिलने आया है। या ऑप्शन डी कहता है यह किताब हटा दो। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी, कोई आदमी मिलने आया है। ये संबंधवाचक सार्वजनिक विशेषण को स्पष्ट करता है। तो इस प्रकार ये सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस पेपर थे ये हो गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। और ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑथेंटिक हैं और आने वाले समय में भी हम लगातार आपको इस प्रकार के पेपर हम कराते रहेंगे। तो आप हमें जो है और आपको क्या नहीं समझ में आया या आप और किस विषय को लेकर आपने कंटेंट चाहिए तो आप हमारे जीपीएम क्लासेस प्रयागराज में आइए यूट्यूब चैनल पे। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक नॉलेज की चीज़ें आपको जो है मिलेंगी। तो ये क्लास आपको कैसा लगा आप हमें बताएं। और आपके साथ और भी मित्र जो बीएड प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो